हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है एडेप्टेशन सेल इंजरी पार्ट 3। सबसे पहले एडेप्टेशन में होता क्या है, तो जैसे कि हमें पता है होम्योस्टैसिस मेंटेन किया जाता है हमारे सेल के द्वारा, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेज हो उसको मेंटेन कर सके। लेकिन अगर मेंटेन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, या कोई इंजरी हो जाएगा तो सेल में एडेप्टेशन शो होंगे, कुछ चेंजेज होगा। कौन कौन से चेंजेज होंगे? एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एट्रोपी। नाम से ही देखिए क्या लग रहा है, ATROPY। ए मतलब क्या होता है? एब्सेंट। ट्रोपी मतलब क्या होता है? ग्रोथ। ग्रोथ में एब्सेंट, इसमें नंबर और साइज ऑफ सेल दोनों कमेगा। क्या कमेगा? नंबर और साइज ऑफ सेल दोनों कमेगा। क्यों कमेगा? तो एट्रोपी क्या है ना, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूरिशमेंट। न्यूरिशमेंट इंसान को मिलेगा ही नहीं तो उसका साइज और नंबर तो घटना ही है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखें, ये इसमें 2 सेल है इस तरह का, ठीक है, और इस क्या है, बहुत सारे सेल हैं। तो क्या होगा, इसमें सेल का साइज कैसा हो जाएगा? घट जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। और सेल का नंबर भी क्या होंगे? घट जाएंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एट्रोपी। अब एट्रोपी होता क्यों है? या तो वो बहुत दिन से यूज नहीं हुआ है, कोई भी मसल या कोई भी पार्ट जो यूज नहीं हुआ है, तो उसको डिसयूज के कारण, पुअर सर्कुलेशन के कारण, हार्मोन सपोर्ट की कमी के कारण, नर्व सप्लाई कम होने के कारण ये एट्रोपी देखने को मिलता है। इसका सिंपल मतलब है यूज करो या लूज करो, यूज इट और लूज इट, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और भी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? और भी कॉज में वर्कलोड घट जाने के कारण, इस्कीमिया के कारण, मेल न्यूट्रिशन के कारण, एजिंग के कारण, ठीक है। अब देखते हैं एट्रोपी जो नंबर ऑफ सेल कमता है वो कैसे कमता है। तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? कम होंगे। तो पहला इसमें जो कारण होता है वो है एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें बहुत सारे मैकेनिस्टिक पाथवे यूज होते हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल के द्वारा, और ये ट्रिगर हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर से। दूसरा कौन सा होता है? तो थाइमिक इन्वोल्यूशन। इसमें क्या होता है ना कि मेनली जो पुबर्टी के पहले सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़े हुए रहने के कारण जो हमारा थाइमस है वो श्रिंक रहता है, ठीक है। दूसरा क्या था? तो साइज का कमना, सेल के साइज का कमना। आखिर ये क्यों होता है? तो जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए साइटोस्केलेटन, जो मेनली हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसमें ब्रेक डाउन होना, तो ब्रेक डाउन होता कैसे है? तो यूबीक्यूटिन प्रोटियोजोम डिग्रेडेशन के द्वारा। तब ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले यूबीक्यूटिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन सिग्नल है। ये क्या करता है? सबसे पहले अगर किसी साइटोस्केलेटन में इंजरी होता है तो वहाँ पर ये यूबीक्यूटिन आ जाता है। फिर ये सिग्नल भेजता है प्रोटियोजोम्स को। प्रोटियोजोम्स क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें लाइसोजोम्स भी रहते हैं। वो रिकॉग्नाइज करता है और डिस्ट्रॉय करता है प्रोटीन को, जिसके कारण ये सेल साइटोस्केलेटल मेंटेन होता है, ठीक है। तो इस तरह से एट्रोपी काम करता है। अब ये देखते हैं कि एट्रोपी में कौन कौन से चेंजेज होते हैं। तो 2 तरह का ये एट्रोपी होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल, जो बॉडी अपने ये होम्योस्टैटिक को मेंटेन करने के लिए करता है, फिजियोलॉजिकल। और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल, जो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट में करता है।
फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, ये कॉमन होता है ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, जैसे कि फीटस में थायरोग्लोसल डक्ट का ये एट्रोपी हो जाना, नोटोकॉट का एट्रोपी हो जाना, ब्रांकियल क्लेफ्ट का एट्रोपी हो जाना, इन्फेंट में डक्टस आर्टरियोसस का एट्रोपी हो जाना, अम्बिलिकल वेसल का एट्रोपी हो जाना। ये सब अच्छे के लिए है, इसलिए फिजियोलॉजिकल एट्रोपी है। लेटल लाइफ में थाइमस का एट्रोपी हो जाना, यूट्रस आफ्टर पार्चुरेशन एट्रोपी हो जाना, उसके बाद ब्रेस्ट टिश्यू आफ्टर लैक्टेशन एट्रोपी हो जाना, ये सब सही है। अब आते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल है ना, वो डिपेंड करता है कॉज पे, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, लोकलाइज्ड या जनरलाइज्ड। तो सबसे पहले जनरलाइज्ड एट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहले पढ़ना होता है वो होता है वेस्टिंग ऑफ मसल, जिसको हम कैचेक्सिया कहते हैं। अभी वेस्टिंग ऑफ मसल होता क्यों है, तो दो कारण से। बहुत दिन से बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, जिसके कारण उनमें क्या हो रहा है, प्रोफाउंड प्रोटीन कैलोरी न्यूट्रिशन हो रहा है, जिसके कारण एनर्जी की कमी के कारण जो स्केलेटल मसल है उसमें एट्रोफी देखने को मिलता है। दूसरा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन या कैंसर। इसमें क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर का ओवर प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण एपेटाइट का सप्रेशन होता है, लिपिड डिप्लीशन होता है और मसल एट्रोफी देखने को मिलता है। और कौन सा एट्रोफी होता है, तो सीनाइल एट्रोफी। इसमें क्या होता है, जैसे सीनाइल मतलब होता है ओल्ड। ओल्ड पीपल में क्या होता है, अपने आप मसल्स का एट्रोफी देखने को मिलेगा। हार्ट का एट्रोफी होता है, जिसको हम ब्रॉन एट्रोफी कहते हैं, या स्केलेटल मसल का एट्रोफी होता है। इसके बाद कौन सा एट्रोफी पढ़ना है, तो इंडोक्राइन एट्रोफी। इसमें क्या होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का सेक्रिएशन कम हो जाता है, जिसको हाइपोपिट्यूटिज्म कहते हैं। इसके कारण थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनेड्स में एट्रोफी आ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं लोकलाइज्ड एट्रोफी को। इसमें सबसे पहले हम इस्कीमिक एट्रोफी पढ़ते हैं। इस्कीमिक एट्रोफी कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए धीरे धीरे ब्लड में क्या हो रहा है, लिपिड का जमा हो रहा है, जिसको हम अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके कारण आर्टेरियल ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और जिसके कारण क्या होगा, इस्कीमिक एट्रोफी देखने को मिलेगा। दूसरा, डिसयूज एट्रोफी। कोई स्केलेटल मसल बहुत दिन तक यूज नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे मसल फाइबर घटने लगेंगे, ठीक है। इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। डीनर्वेशन एट्रोफी। इसमें क्या होता है, नर्व सप्लाई का लॉस हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर सिग्नल पहुँच नहीं पाता और वहाँ पे एट्रोफी देखने को मिलता है। ऐसा होता क्यों है डीनर्वेशन एट्रोफी, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण होता है या मोटर न्यूरॉन डिजीज के कारण होता है। मोस्ट कॉमन जो मोटर न्यूरॉन डिजीज एडल्ट में होता है उसको क्या कहते हैं, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। और चिल्ड्रन में कौन सा होता है, तो ऑटोजोमल रिसेसिव स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होता है, ठीक है। प्रेशर एट्रोफी भी एक कारण है इसमें, जैसे कि किडनी कैंसर में। उसके बाद इंडोक्राइन स्टिमुलेशन लॉस हो जाने के कारण भी कुछ पार्ट अफेक्ट होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो हमने अभी तक मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी में क्या पढ़ा, तो ये दो कारण से होगा, या तो प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा या प्रोटीन सिंथेसिस घट जाएगा। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस घटेगा तो क्यों घटेगा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रेड्यूस हो जाने के कारण। प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, यूबिक्विटेन प्रोटियोजोम पाथवे के कारण। तीसरा, ऑटोफेगी इंक्रीज हो जाने के कारण। ऑटो मतलब अपना, फेगी अपने सेल को ही खाने लगता है। तो इस तरह से एट्रोफी समझ में आ गया कि इसमें साइज भी रिड्यूस करता है, नंबर भी रिड्यूस करता है।
कॉजेज क्या है, इस्कीमिया, एजिंग, मेल न्यूट्रिशन। अगर ये क्रोनिक एब्सेंस हुआ तो उसको हम डिसयूज एट्रोफी कहेंगे। क्रोनिक एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस हुआ तो उसको हम डिसयूज एट्रोफी कहेंगे। अब आते हैं, अगला है, उसका नाम है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हाइपर मतलब ओवर और ट्रोफी मतलब न्यूट्रिशमेंट, ठीक है, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशमेंट होता है। अब देखते हैं, जब ज़्यादा कोई खाना खाते हैं तो क्या कहते हैं, ज़्यादा खाना मत खाओ मोटे हो जाओगे, मतलब कि साइज ऑफ द सेल बढ़ जाता है, ठीक है। और हाइपरप्लेसिया ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है, हाइपर का मतलब ओवर, प्लेसिया मतलब कि फॉर्मेशन, ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया है, मतलब कि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा बनते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हाइपरट्रोफी पे फोकस करते हैं। इसमें सेल साइज और सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि अगर सेल का साइज इतना है ना, तो इस बार सेल का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो लार्जर साइटोस्केलेटन जो मेदअप ऑफ होता है प्रोटीन और जीन एक्टिवेशन से बढ़ जाता है। ऑर्गेनल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पैथोलॉजी का हो तो इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है। क्यों, जैसे कि हमारा हार्ट है, ठीक है, तो इसमें अच्छा से बना देती हूँ, ये हमारा हार्ट है, इसमें हमारा 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से इसमें हाइपरट्रोफी हो गया है, ठीक है, तो इसका साइज बड़ा हो गया है, तो ये क्या करेगा, पंप कम करेगा, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। ये इसमें 2 तरह के चेंजेज होते हैं, फिजियोलॉजिक भी, पैथोलॉजिक भी। पैथोलॉजिक में तो बता दिया, कार्डिक मसल में थिकनेस हो जाएगा जिसके कारण हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। फिजियोलॉजिक में क्या होता है, तो जैसे कि प्रेगनेंसी के समय यूट्रस का डेवलपमेंट, पुबर्टी के समय ब्रेस्ट साइज का बढ़ जाना, ये सब क्या है, ये सब हाइपरट्रोफी में आता है, ठीक है। या जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उनमें जो मसल ज़्यादा हो जाता है, ये भी क्या है, हाइपरट्रोफी के कारण होता है, ठीक है। तो ये होता कैसे, इससे पहले हमें सेल के बारे में समझना होगा। सेल में जो प्रोफरेशन होता है वो मेनली 3 तरह के सेल होते हैं, तो ये सेल पे डिपेंड करता है। जैसे कि कौन कौन सा सेल होता है, लेवाइल सेल, दूसरा स्टेबल सेल, तीसरा परमानेंट सेल। जो लेवाइल सेल है ये कंटिन्यूअस डिवाइड करता है और ये डायरेक्टली एम फेज से G1 फेज में पास कर जाता है। आपको पता है इंटरफेज में एम फेज, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, G0 फेज होता है, तो ये है ना डायरेक्ट एम फेज से G1 फेज में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएगा जो हमेशा कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, तो हमारा स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, इपिथेलियम ऑफ जीआई या जीयू सिस्टम। तभी देखते हैं जब इन स्किन में क्या इंजरी हो जाता है तो वो फिर से सही हो जाता है। हेमोपोएटिक सेल, ठीक है। दूसरा स्टेबल सेल, ये क्यूसेंट स्टेज में होता है। क्यूसेंट स्टेज कहने का मतलब G0 स्टेज में होता है। ये एक्चुअली में डिवाइड नहीं करता है, ये होता है जो डोरमेंट स्टेज में पाया जाता है, लेकिन अगर इसको स्टिमुलस मिले ना तो ये फ्यूचर में जाके कभी डिवाइड कर सकता है अगर इसको एक्टिवेट किया गया। तो इसमें कौन सा होता है, हेपेटोसाइट, रीनल ट्यूबुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल, मेसेनकाइमल सेल, मेसेनकाइमल में स्मूथ मसल, ऑस्टियोब्लास्ट, कार्टिलेज सेल। तीसरा होता है परमानेंट सेल। ये ऐसा सेल है ना कि इसमें अब जो सेल बन गया अब फर्दर कोई भी माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा, जैसे कि न्यूरॉन्स, कार्डिक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल। तो ये मेनली चेंजेस लेवियल सेल में होते हैं, ठीक है। तो हाइपरट्रोफी मतलब क्या हो गया, इंक्रीज सेल कर रहा है, सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है। मेनली कौन सा सेल, तो पेरेन्काइमल सेल। इसके कारण ऑर्गन का भी साइज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण फंक्शनल डिमांड ज़्यादा हो जाता है, जो मेनली स्टिमुलेट होता है हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर के द्वारा। तो मैकेनिज्म क्या है, तो इंक्रीज करना, ये सेलुलर प्रोटीन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। दूसरा जो ये एक्टिवेशन हो गया है जीन का,
उसके लिए प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स का हाइपरट्रोफी में चले जाना। जैसे कि एग्जांपल है, जो पेशेंट बारबिटूरेट्स लेते हैं उनमें हाइपरट्रोफी हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और कौन सा कहाँ पे पाया जाता है? ये हेपेटोसाइट में पाया जाता है। हाइपरट्रोफी भी दो तरह का होता है, फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक, पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। प्रेगनेंसी के समय में यूट्रस के साइज का बढ़ना, इसको क्या में आएगा? फिजियोलॉजिक में आएगा। ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके कारण स्मूथ मसल में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, जिसके कारण स्मूथ मसल प्रोटीन इंक्रीज करता है, जिसके कारण साइज बढ़ता है। लैक्टेशन के समय ये ब्रेस्ट का बढ़ जाना, ठीक है। ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या आएगा? एक और आता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, पहले ही बताए थे, बॉडी बिल्डिंग का बनना, जो जिम में काम करते हैं। पैथोलॉजिक कंडीशन में 3 चीज़ें पढ़ना है, कार्डिक मसल हाइपरट्रोफी, स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफी और स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी। कार्डिक मसल हाइपरट्रोफी में क्या होता है? प्रेशर लोड के कारण डिजीज होते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन, कोरेक्शन ऑफ एरोटा होता है। वॉल्यूम लोड में वुल्वल डिजीज होते हैं। कार्डियोमायोपैथी में फैमिलियर, वायलर, टॉक्सिक और मेटाबॉलिक डिजीज होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफी, इसमें ये कंपनसेटरी रिएक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें और किसमें? मसल फाइबर में देखने को मिलता है। स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी, जो ब्लेडर होते हैं ना, यूट्राइन ब्लेडर, उनमें हाइपरट्रोफी हो जाने के कारण क्या होता है? ऑथ फ्लो में प्रॉब्लम होता है, या प्रोस्टेट के बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हाइपरट्रोफी में मेनली साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है। ये मेनली जो हाइपरट्रोफिक ऑर्गन है वो कोई न्यू सेल नहीं बनाता है, सिर्फ साइज बढ़ता है। साइज कैसे बढ़ता है? जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट हैं उनका सिंथेसिस ज़्यादा होने लगेगा, ग्रोथ फैक्टर और हार्मोन के स्टिमुलेशन के कारण, और इनका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए सेल डिवीज़न भी ज़्यादा होने लगता है। ये जो हमारा सेल डिवीज़न वाला सेल होता है उसमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया दोनों को देखने को मिलता है, लेकिन नॉन डिवाइडिंग सेल में सिर्फ हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो स्मूथ मसल में हाइपरट्रोफी होते हैं, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है ऑर्थफ्लो में, वो कौन कौन सा होगा? अगर स्टोमक में होगा तब पायरोलिक स्टेनोसिस, अगर इंटेस्टाइन में होगा तो क्रोहिनी डिजीज, अगर हार्मोन इंड्यूस्ड हाइपरट्रोफी होंगे तो क्या होगा? मासिव ग्रोथ हो जाएगा यूट्रस का। ब्लेडर में होगा तो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रोफी में सबसे पहले हाइपरट्रोफी के कारण क्या होता है? सेलुलर प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसके बाद मैकेनिकल सेंसर का एक्शन बढ़ जाएगा, ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाएंगे, जैसे TGF बीटा, IGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, वैसो एक्टिव एजेंट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, जैसे इंडोलेथिन 1, एंजियोटेंसिन 2, जिसके कारण क्या होगा? सिग्नल ट्रांजेक्शन होगा। ये सिग्नल ट्रांजेक्शन के थ्रू भी होता है, जिसमें 2 पाथवे होते हैं। पहला P13 के, जो मेनली कौन सा पाथवे है? AKT पाथवे है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी होगा। दूसरा GPCR पाथवे, जो पैथोलॉजिकल पाथवे है। और किसके कारण हो सकता है? जीन एक्सप्रेशन के कारण हो सकता है। इसमें होता क्या है? जैसे कि स्विच होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के क्या में? तो अल्फ़ा, जैसे अल्फ़ा आइसोफॉर्म है तो वो स्विच होके बीटा आइसोफॉर्म में हो जाता है। उसके बाद जीन में री एक्सप्रेशन आते हैं, ये मेनली डेवलप्ड हो जाता है अर्ली डेवलपमेंट में, जैसे कि जीन फॉर आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है? साल्ट के सेक्रेशन को बढ़ाता है, यूरिन आउटपुट बढ़ाता है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम घटता है और हेमोडायनेमिक ओवरलोड बढ़ता है। सिलेक्टिव हाइपरट्रोफी फॉर सबसेलुलर ऑर्गेनल्स, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाइपरट्रोफी होता है। ये कहाँ होता है? हेपेटोसाइट में। और ये ट्रीट किया किस में होता है? जिसमें ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है बारबिटूरेट्स का, ठीक है।
तो अभी तक हमने हाइपरट्रोफी में क्या क्या पढ़ा है, चलिए अब देखते हैं हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में हाइपर का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज करना, प्लेसिया का मतलब नंबर, इंक्रीज इन नंबर को ही हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों हैं। फिजियोलॉजिकल कब, जब प्रेगनेंसी के समय में यूट्रस और ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ते हैं, पुबर्टी के समय में यूट्रस और ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ते हैं। पैथोलॉजिकल कब, जब इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया होता है जो प्री कैंसरस कंडीशन है, या प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है जो बेनाइन प्रोस्टेटिक कंडीशन है। ठीक है, तो बेनाइन हाइपोप्लास्टिक हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, जो एंड्रोजन डिपेंडेंट ये हैं जो मेनली टेस्टेरोन के लिए डिपेंडेंट नहीं होता। अब ये जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है इसमें क्या होता है, तो एंड्रोजन डिपेंडेंट मेनली टेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो 5-अल्फा रिडक्टेज है वो क्या करता है, टेस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोटेस्टेरोन में, और ये क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ा देगा प्रोस्टेट में। तो इसमें क्लिनिकल सिम्टम क्या दिखते हैं पेशेंट पे, तो इल्डरमैन में ये दिखेंगे, इसमें मिक्ट्यूरेशन डिले हो जाएगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली प्रॉब्लम होता है जब स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रीम मतलब नैरो पाथवे जो भी होता है ना उसमें। इसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। स्ट्रीम कंट्रोल नहीं कर सकते प्रोस्टेटिक के साइज को बढ़ा के। इसमें किया क्या जाता है, इसके कारण होता क्या है, जो हमारा यूट्रा है वो कंप्रेस कर जाएगा। इसमें जो है दो चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है जानना। एक, पेशेंट में सिम्टम आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ DHT। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, रिलीफ कैसे मिलेगा, तो रिलीफ होगा इसके कंसंट्रेशन को कम करके। तो हम क्या देंगे, तो फिनास्टेरॉयड देंगे जो 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, और इससे क्या होगा, प्रोस्टेट का साइज घटेगा। अब BPH क्या है, वो रिस्क फैक्टर नहीं है डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर के, तो भी ये कारण हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो हाइपरप्लेसिया है ना वो क्या हो सकता है, कैंसरस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे कि एट्रोपी था। तो हाइपरप्लेसिया में हमने क्या पढ़ा कि ये क्यों होता है, तो ये होता है ग्रोथ फैक्टर के इंक्रीज हो जाने के कारण, DNA सिंथेसिस इंक्रीज हो जाने के कारण, और ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज हो जाने के कारण। ठीक है, ये परसिस्ट कब तक करता है, जब तक कि स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट एट पुबर्टी, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, बेनाइन हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट, हाइपरप्लेसिया ऑफ लीवर सेल आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टोमी। ठीक है, अगला है मेटाप्लासिया। मेटाप्लेसिया ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। मेटा मतलब होता है चेंज, प्लेसिया मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब कि जो एक सेल टाइप है उसका चेंज होके नया सेल टाइप में फॉर्मेशन हो जाना ही मेटाप्लेसिया कहलाता है। ये ऐसा होता क्यों है, जब वो जो स्ट्रेस है उसमें बीट स्टैंड नहीं कर पाता है, तो रेट नहीं कर पाता है, तो दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये यूजुअली रिवर्सिबल होता है। जैसे कि एक बीमारी है जिसको कहते हैं वारेट्स इसोफेगस। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल कन्वर्ट होके बन जाता है कॉलम्नर एपिथेलियम सेल। इसका मतलब कि मेटाप्लेसिया मतलब क्या हुआ, वन डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप रिप्लेस हो जाता है दूसरे डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप में। ये मेनली दो तरह का होता है, एपिथेलियल या कनेक्टिव। एपिथेलियम में जो मेटाप्लेसिया देखने को मिलता है उसको एपिथेलियल मेटाप्लेसिया कहते हैं, जैसे कि स्क्वामस मेटाप्लेसिया। इसमें क्या होता है, सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियल सेल कन्वर्ट हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल में। ये मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलता है क्रोनिक इरिटेशन के कारण, जिसमें जैसे कोई बहुत दिन से सिगरेट पी रहे हैं या किन्हीं में विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई है। ठीक है, या स्क्रीटरी डक्ट जो सेलिब्री ग्लैंड, पैनक्रियाज और वाइल डक्ट है उसमें क्या हो जाना, स्टोन हो जाना, तब ये चेंजेज होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल अगर बीट स्टैंड कर रहा है स्ट्रेस में, तब वारेट इसोफागस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम है वो रिप्लेस हो जाता है कॉलम्नर एपिथेलियम में। क्यों, क्योंकि रिफ्लक्स गैस्ट्रिक एसिड के कारण। इसके डिसएडवांटेज भी हैं,
जैसे कि अगर ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में स्क्वामस में सप्लेसिया होगा तो जो म्यूकस ये सेक्रिएशन हो रहा है और जो सीरियली फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएंगे। अगर ये स्टिमुलाई परसिस्ट किया तो ये क्या कर लेगा, मैलिग्नेंसी कॉज करेगा। कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस में क्या था, तो मेनली जो कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कोई भी एलिमेंट से बना हुआ नहीं रहता है, जैसे कि बोन फॉर्मेशन इन मसल्स। मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेसिया क्या है, तो जैसे कि सेल अडेप्टेशन होता है, सेल एक दूसरे को अपने में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इसमें कोई फिनोटाइप में चेंजिंग नहीं आता है। ये रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल है न्यू डिफ्रेंशिएशन पाथवे के लिए। तो इसमें ये क्यों होता है, तो साइटोकाइनिन, ग्रोथ फैक्टर या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट के कारण, जो मेनली जीन ट्रांसक्रिप्शन कॉज करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने। मेटाप्लेसिया मतलब कि स्लाइटली अल्टर्ड इन नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ सेल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस। दो तरह का होता है, एपिथेलियल और कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया में मेनली हम देखते हैं मायोसाइटिक ओसिफिकेशन, जिसमें मसल रिप्लेस हो जाता है क्या से, बोन से। तो इसमें क्या हो गया, मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन। इसमें मायोसाइटिस मतलब मसल क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, बोन में। वारेट इसियोफागस, ये तो पहले ही बता दिए। मेटाप्लेसिया है जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये परसिस्ट किया तो कैंसर बन जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल मेटाप्लेसिया जो होता है वो बेनाइन होता है, थोड़े समय के लिए होता है। एपिथेलियल मेटाप्लेसिया मेनली लंग या सिलिएटेड कॉल्यूमनल एपिथेलियम में देखा जाएगा, जैसे कि स्मोकिंग के कारण ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको स्क्वामस मेटाप्लेसिया कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है एपिथेलियल मेटाप्लेसिया का इन द लंग। ठीक है, डिस्प्लेसिया मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, जो मेनली करेक्टराइज करता है शेप, साइज और लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है और ये प्रोग्रेस कर सकता है कैंसर में। अगर इसका सिंपल मतलब समझे ना, तो इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल विद इन द ऑर्गन या टिश्यू। ये कैंसर नहीं है, लेकिन बाद में कैंसर बन सकता है। ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है, डिपेंड करता है कि ये कैसा इसका एबनॉर्मलिटीज आया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एपिथेलियल डिस्प्लेसिया और फाइब्रस डिस्प्लेसिया ऑफ बोन, ये सब इसका एग्जाम्पल। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि बाहर से क्या क्या हमारे सेल को इंजरी करता है। अब देखते हैं सेल के अंदर क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारा सेल इंजरी होता है। तो इसमें मेनली हमें 3 चीज़ पढ़ना है। पहला पिगमेंट्स, दूसरा कैल्सिफिकेशन, तीसरा लिपिड, फैट, ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन मेनली सिंथेसाइज कहाँ होता है सेल के अंदर, राइबोसोम में। किस फॉर्म में, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में। तो इसको तो अपने आप को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये अपने आप को या तो अल्फा हेलिक्स में रीअरेंज करता है या बीटा शीट में, और अपने आप को फोल्ड करता है। ये जो प्रोटीन फोल्डिंग होता है वो किसके मदद से होता है, तो चैपरॉन्स के मदद से। किसके मदद से, चैपरॉन्स की मदद से। ठीक है, और इसमें ये जो चैपरॉन्स है वो क्या करेगा, इसके ट्रांसपोर्टेशन का भी ख्याल रखिएगा। कहाँ पे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी apparatus में। चैपरॉन्स जो है वो उसके बाद क्या करता है, ये इंड्यूस हो जाता है स्ट्रेस के द्वारा। किसके द्वारा ये इंड्यूस होता है, स्ट्रेस। जैसे कि हीट शॉक प्रोटीन 70 एंड हीट शॉक प्रोटीन 90, जिसके कारण क्या होता है, ये जो फोल्डिंग है उसमें डिफेक्ट आ जाता है और बन जाता है मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अगर मिसफोल्डिंग ऑकर हुआ तो चैपरॉन्स क्या करेगा, अब फैसिलिटेट करेगा डिग्रेडेशन ऑफ डैमेज प्रोटीन,
कैसे? तो यूबीक्यूटिन प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, देखिए अगर डिफेक्ट आया प्रोटीन में, पहला दो तरह का डिफेक्ट आएगा, या तो उसके ट्रांसपोर्टेशन या सेक्रिएशन में ये डिफेक्ट आएगा, दूसरा मिसफोल्डिंग या अनफोल्डिंग प्रोटीन में। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन या सेक्रिएशन में अगर डिफेक्ट आया तो प्रोटीन क्या होगा, सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो मेनली दो डिजीज देखने को मिलता है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी और सिस्टिक फाइब्रोसिस। और अगर ये मिसफोल्डिंग हो गया या अनफोल्डेड प्रोटीन रह गया तो क्या होगा, चैपरॉन्स का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में बढ़ेगा, बाद में वो क्या करेगा, एपोप्टोसिस करेगा। कैसे? तो बाई एक्टिवेटिंग कैस्पेस। तो इसमें कौन कौन सा है, अल्जाइमर डिजीज, हंगस्टन डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ना अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे इसका एक फॉर्म है मैलोरी हायालिन बोडीज। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये अल्कोहल लीवर डिजीज में पाया जाता है। अल्कोहल लीवर डिजीज में जो प्रोटीन है उसका साइटोकेराटिन 8 और 18 का बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरा यह किस में पाया जाता है, तो दूसरा पाया जाता है मल्टीपल माइलोमा में। ठीक है, इसमें क्या होगा, मल्टीपल माइलोमा क्या है, तो ट्यूमर होता है प्लाज्मा सेल का। इसमें क्या होता है, तो इम्यूनोग्लोबिन बढ़ेगा। इम्यूनोग्लोबिन बढ़ेगा तो इम्यूनोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, तो अब इसमें भी दो चीज़ देखते हैं, अगर ये जो प्रोटीन है उसका सेल में एक्युमुलेशन हो रहा है या न्यूक्लियस में एक्युमुलेशन हो रहा है। अगर सेल में एक्युमुलेशन हो रहा है, इसका कहने का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेशन हो रहा है, तो उसको कहते हैं रूसेल बोडीज। ठीक है, और अगर यही एक्युमुलेशन न्यूक्लियस में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे डूचर बोडीज। अब याद कैसे रखेंगे कि कौन कहाँ है, तो देखिए डीएनए आरएनए तो पता ही होगा, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में। तो डी से याद हो जाएगा कि डूचर कहाँ है, न्यूक्लियस में है। आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। तो रजल बोडीज कहाँ प्रेजेंट होगा, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। तो इजीली ये याद कर सकते हैं। चलिए अब इसका पिक्चर देख लेते हैं रूजल बोडी और डूचर बोडीज का। चलिए इस पिक्चर को देख के अनुमान लगाइए तो ये क्या का पिक्चर हो सकता है। सबसे पहले क्या कहे थे कि दो तरह का होता है बोडीज, एक प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में और एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। तो इस तरह का ये सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारा मान लीजिए सेल है और ये जो डार्क कलर का है वो न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर प्रोटीन कहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म में। अगर साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, रूजल बोडीज। डूसल बोडीज में देखिए क्या हो रहा है, प्रोटीन का एक्युमुलेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डूचर बोडीज। और ये क्या होता है, पास पॉजिटिव होता है। अब जो दूसरा इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन है वो है लिपिड। लिपिड में 3 फॉर्म में पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और कॉम्प्लेक्स लिपिड। ये तीनों एक्युमुलेट होता है हमारे बॉडी के सेल के अंदर। अगर कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन लिपिड एक्युमुलेशन किसका होता है, तो वो है ट्राइग्लिसराइड का। कौन से ऑर्गन में होता है, तो होता है हमारे लीवर के अंदर। ठीक है, तो अगर हार्ट के अंदर हुआ ये लिपिड का एक्युमुलेशन तो उसको हम कहते हैं टाइगर्ड इफेक्ट, या उसको कहते हैं टैबी कैट। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, पहले यहाँ पर इस तरह से कलर होगा, फिर येलो कलर होगा, फिर रेड कलर होगा, फिर येलो कलर होगा। इस तरह का पैटर्न होता है, ब्राउन, रेड और येलो कलर का। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टाइगर इफेक्ट या टैबी इफेक्ट। जो येलो कलर का रहता है वो क्या रहता है, हमारा लिपिड रहता है। ठीक है, तो अब इसमें स्टेनिंग कौन सा करेंगे,
तो इसमें मेनली स्टेनिंग 3 तरह का किया जाता है। कोई भी लिपिड में स्टेनिंग 3 तरह का किया जाता है। पहला है ऑयल रेड ओ, ठीक है, एक मिनट। दूसरा है सुदेन ब्लैक बी। तीसरा है ओस्मियम टेरोक्साइड। नाम के अनुसार देखिए इसमें क्या है ना, ये और रेड ओ में इसमें जो लिपिड है वो रेड दिखेगा, ठीक है, पिक्चर दिखाऊंगी। सुदेन ब्लैक बी में जो लिपिड है वो ब्लैक दिखेगा, ठीक है। ऑस्मियम टेरोक्साइड में भी लिपिड ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो चलिए इसके पिक्चर्स देख लेते हैं पहले, तो ज़्यादा इजी होगा समझ। अब ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है। रेड रेड किस में देखे थे, तो ऑयल रेड ओ में देखे थे। और अपीयरेंस ऑफ लिपिड अगर लाइट माइक्रोस्कोप में ब्लैक ब्लैक दिखेगा तो किसके कारण देखे थे, तो सुदेन ब्लैक के कारण देखे थे। ये क्या है, स्टेन्ड फ्रोजन सेक्शन में पाया जाता है। अगर सिर्फ पूछा जाएगा, अब एक क्वेश्चन आएगा कौन सा लिपिड स्टेन फ्रोजन सेक्शन में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा ऑयल रेड ओ। फ्रोजन सेक्शन कहने का क्या मतलब है, फ्रेश टिश्यू। मेनली जो टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, पहले फॉर्मेलिन होगा, फिर अल्कोहल से किया जाएगा ताकि वो प्रिजर्व रह सके। लेकिन ऑयल रेड ओ में हमें फ्रेश टिश्यू लेना पड़ता है, कोई भी फॉर्मेलिन नहीं, कोई भी अल्कोहल नहीं, कोई भी इथेनॉल नहीं, ठीक है। अब आते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन में क्या है कि ये ग्लाइकोजन स्टोरेज ये डिजीज होता है इसमें, और डायबिटीज मेलिटस होता है। तो अगर ग्लाइकोजन के लिए कोई स्पेशल क्या बोले स्टेन, तो वो होता है पास। ये पास क्या है, पी से हो जाता है पास, क्या PAS पास स्टेन। इसमें पी क्या आएगा, पर आयोडिक, ए से एसिड और एस से स्कीफ। ये मेनली ग्लाइकोजन के लिए किया जाता है। जैसा कि नाम में क्या है, पास, PAS, तो इसका कलर कैसा होगा, पिंक होगा। पी से पास, पी से पिंक, ठीक है। स्पेशल स्टेन कौन कौन सा होता है इसमें, तो इसमें स्पेशल स्टेन जो होता है ग्लाइकोजन के लिए उसको हम कहते हैं पास पॉजिटिव डायस्टेज सेंसिटिव। इसमें क्या होगा, पास में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब उसमें डायस्टेज डालेंगे तो वो पास पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि जो डाइजेस्ट है ये डायस्टेज है ना, वो ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए वो फिर पास पॉजिटिव नहीं दिखाता है, ठीक। और इसमें कौन कौन सा है, तो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किसके डिजीज में आता है, एथेरोस्क्लेरोसिस और ज़ैंथोमा में। कॉम्प्लेक्स लिपिड तो स्फिंगोलिपिडोसिस में आता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इंडोजीनस पिगमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लिपोफ्यूजन, मिलानिन और हेमोसिड्रिन। लिपोफ्यूजन जो होता है ना, इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है फ्री रेडिकल इंजरी का, ये याद रखिएगा। क्या होता है लिपोफ्यूजन, क्या होता है, इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है फ्री रेडिकल इंजरी का। चलिए अब पढ़ते हैं इंडोजीनस पिगमेंट के बारे में। इसके अंदर लिपोफ्यूजिन आता है, मिलानिन आता है, हेमोसिड्रिन आता है। सबसे पहले हम मिलानिन के बारे में पढ़ते हैं। ये ओनली नेचुरली ऑकरिंग इंडोजीनस ब्लैक है पिगमेंट है, जो डेराइव होता है थायरोसिन से। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारे हेयर और स्किन को कलर देता है। सिर्फ हेयर और स्किन ही नहीं, इसके साथ आइरिस, उसके बाद सब एस्टाटिया निग्रा, ये सबको ये कलर देता है, ठीक है। इसका अगर लाइट माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो हम H और E के द्वारा देखते हैं, और इसमें ब्लैक ब्राउन पिगमेंट दिखता है, ठीक है। तो इसमें स्पेशल स्टेन कौन सा करेंगे, स्पेशल स्टेन कौन सा करेंगे, तो एम फॉर मिलानिन, एम फॉर कौन सा, मसोन फोंटाना स्टेन करेंगे,
ठीक है। कौन सा स्टेन? मैसन फोंटाना स्टेन करेंगे। इसमें क्या दिखेगा? तो ब्लैक कलर का दिखेगा। तो चलिए पिक्चर देखते हैं, क्योंकि पिक्चर से ज़्यादा इजी होता है समझना। पैथोलॉजी देखिए, यही है हमारा HNE जो लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस का जो स्किन में प्रेजेंट होता है, उसका एपिडर्मिस में जो बेसल लेयर प्रेजेंट होता है, उसमें इस तरह का ब्राउन कलर का पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा। किसमें? HNE में। और जब हम इसका मैसन फोंटाना देखते हैं तब ये ब्लैक पिगमेंट देखने को मिलता है। अब आते हैं हेमोसिड्रीन में। हेमोसिड्रीन में क्या है? ये मेनली डिराइव होता है आयरन से। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे स्टोरेज होता है आयरन का, बोन मैरो में। इसको जब डिटेक्ट करेंगे ना, तो क्या से डिटेक्ट करेंगे? तो रूसियन ब्लू से मेनली स्टेन करेंगे, ठीक है। तो कैसा ग्रेन्यूल्स दिखेगा? पर्पल या वायलेट ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। और इसका रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो पल्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका पिगमेंट का जो कलर है वो येलो, गोल्डन येलो पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे मेनली हैमरेज हुआ है या ब्रूसी हुआ है। ये हेमोक्रोमेटोसिस में भी देखा जाता है। हेमोक्रोमेटोसिस क्या है? आयरन ओवरलोड को हेमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? गोल्डन येलो। गोल्डन येलो भी कैसा? तो रिफ्रैक्टाइल, मतलब ये शाइनिंग करेगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? जैसे कि आप पोपाय एक कार्टून देता था, वो हमेशा पालक साग खाता था आयरन के लिए। तो पोपाय से, पी से पोपाय, पी से पल्स, ये रूसियन ब्लू स्टेन, और पी से पर्स स्टेन। ये दोनों मेनली देखा जाता है हेमोसिड्रीन में। हेमोसिड्रीन से और ये पोपाय से क्या कनेक्शन है? तब हेमोसिड्रीन में क्या होता है? आयरन ओवरलोड होता है, और पोपाय आयरन के लिए साग खाता था, ठीक है। अब आते हैं लिपोफ्यूजिन में। लिपोफ्यूजिन, इसका दूसरा नाम लिपोक्रोम भी है। क्यों? क्योंकि ये लिपोक्रोम क्यों है? क्योंकि इसमें लिपिड का परऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? सिनाइल एट्रोपी। ये बहुत टाइम लेता है, मतलब इसलिए इसको सिनाइल एट्रोपी कहते हैं। ओल्ड एज में देखने को मिलता है। इसको बियर और टीयर पिगमेंट भी कहा जाता है। क्या? बियर और टीयर पिगमेंट। इसमें कि फ्री रेडिकल इंजरी देखने को मिलता है, इसलिए क्या फिर लिख देती हूँ, टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी भी दिखेगा। एट लास्ट इसका जो लास्ट नेम है वो क्या है? ब्राउन एट्रोपी। तो इस लिपोफ्यूजन का क्या क्या नेम है? लिपोक्रोम ड्यू टू लिपिड परऑक्साइड, सिनाइल एट्रोपी, बियर एंड टीयर पिगमेंट, टेल साइन फॉर फ्री रेडिकल इंजरी, और ब्राउन एट्रोपी, ठीक है। इसमें जब हम पिक्चर देखते हैं ना, तो इस तरह का सेल है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके बगल में ये ब्राउन कलर दिखेगा, इसलिए ये ब्राउन कलर कहाँ हो जाएगा? तो पेरी न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये जो लिपोफ्यूजिन है ये कैसा है? पेरी न्यूक्लियर ब्राउन पिगमेंट है। लिपिड डेराइव होता है पिगमेंट में। इसमें एक्यूमुलेशन होता है लिपिड। ये इसमें एक्यूमुलेशन क्यों होता है? तो लिपिड का पेरोक्सीडेशन के कारण। अब लिपिड का पेरोक्सीडेशन क्यों होता है? ये मेनली एसोसिएटेड होता है फ्री रेडिकल इंजरी से। ये मेनली देखा जाता है। इसका कॉजेज क्या है? तो ये एजिंग में, मतलब बूढ़े लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए इसको सेनाइल भी कहते हैं। इसमें बियर और टीयर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ब्राउन एट्रोपी होता है, ठीक है। ये क्या में और भी देखा जाता है? तो पेम में देखा जाता है। पेम क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, और कैंसर वाले पेशेंट में भी देखा जाता है। अब एजिंग में क्यों होता है? तो एजिंग में होता है कोलाजन क्रॉस लिंकिंग के कारण। फ्री रेडिकल इंजरी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, पहले ही बता दिए। डीएनए डैमेज में क्या? तो डीएनए हेलिकेज में डिफेक्ट आ जाने के कारण, टेलोमेरेज शॉर्टिंग के कारण, ठीक है। इसमें एक सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं वर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? WERNER, वर्नर सिंड्रोम।
ये कब कैसे होता है? तो डीएनए के हेलिकेज में डिफेक्ट होने के कारण डीएनए डैमेज हो जाता है और ये मेनली प्रीमैच्योर एजिंग में देखने को मिलता है। कौन सा? वर्नर सिंड्रोम। ठीक है। जब डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और टर्म पढ़ लीजिए, सिर्टुलिन। अब ये क्या है? ये प्रोटीन का एक पूरा फैमिली होता है जो मेनली सेल के हेल्थ को क्या करता है? मेंटेन करता है, हेमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। लेकिन इसमें भी अगर क्या हो, प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि डीएनए में अल्टरेशन हो जाए, फ्री रेडिकल्स इंज्यूरी घट जाए और इंसुलिन रेजिस्टेंस घट जाए। क्यों? तो मेनली जो डीएनए अल्टरेशन और फ्री रेडिकल इंज्यूरी घटेगा, कैसे घटेगा? तो लाइफ स्पैन को बढ़ाकर। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे घटेगा? तो डायबिटीज मेलिटस को बढ़ा के। ठीक है। तो हम इससे सिर्टुलिन मेंटेन करते हैं। ठीक है। सिर्टुलिन इंक्रीज कैसे होगा? जब कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा, रेड वाइन का कंजप्शन होगा, तब ये मेनली देखने को मिलता है। अब लिपिड फ्यूजन क्या है? पेरीन्यूक्लियर है, ये पढ़ लिए, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है। ब्राउन कलर का पिगमेंट है जिसके कारण ब्राउन एट्रोपी होता है। कहाँ पे? तो लीवर और हार्ट में। ये डेराइव किसके थ्रू होता है? लीवर पेरोक्साइड के थ्रू होता है। ठीक है। इसमें मेनली आपको फ्री रेडिकल इंज्यूरी देखने को मिलेगा। ये देखा जाता है एजिंग के साथ, प्रोटीन एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन के साथ, या कैंसर कैचेक्सिया के साथ। ठीक है। अब जब इसमें अगर कोई बोले कि स्पेशल स्टेन कौन सा प्रेजेंट होता है, स्टेनिंग किसके द्वारा कर सकते हैं, तो जैसे जो लिपिड के लिए होता है, ऑयल, रेड, ओ, सुदेन, ब्लैक, बी जो ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्मियम, टेरोक्साइड। ठीक है। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जो मेरे लिए ब्लैक से कनेक्टेड है। चौथा क्या है इसमें? हमारा कार्बन। ठीक है। कार्बन क्या है? एक एंथ्रोकोटिक पिगमेंट है। ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है और ये एक्सोजीनस सब्सटेंस है, मतलब बाहर से लिया जाता है। इंडोजीनस पिगमेंट पे नहीं आता। इंडोजीनस पिगमेंट हम पढ़ लिए, लिपोफ्यूजन, मेलानिन और हेमोसिड्रिन। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सोजीनस पिगमेंट जिसमें कार्बन था। ठीक है। एक जो पचमा आपको पढ़ना है उसका नाम है होमोजेनेटिक एसिड। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हेमोजेनेटिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है नेल में, कार्टिलेज में, यूरिन में। तो कैसा दिखता है? अगर ये एक्युमुलेट हो गया तो ब्लैकिश डिसकलरेशन दिखता है। तो ये होता क्यों है? तो ये मेनली होता है जो हेमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज है उसकी डिफिशियंसी के कारण। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं जिसमें ये डिफिशियंसी होता है? एल कैप्टोन्यूरिया। तो इसमें हमको पता कैसे चलेगा? तो एक एग्जांपल जैसे यूरिन को लेते हैं, तो जब आप यूरिन कीजिएगा तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा समय के लिए छोड़ देंगे तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ठीक है। अगला जो पढ़ना है हमें पिगमेंट के बारे में उसका नाम है कॉपर। अब ये कॉपर को क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये भी एक्युमुलेशन होता है जिसके कारण हमें क्या मिलेगा? तो पिगमेंट होता है जिसके कारण कलर आता है, जैसे कि विल्सन डिजीज। इसमें मेनली डिफिशियंसी होता है सेल्यूलोप्लाज्मिन का। अब सेल्यूलोप्लाज्मिन क्या है? ये मेनली ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगर सेल्यूलोप्लाज्मिन में प्रॉब्लम हो गया तो फिर कॉपर के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें स्पेशल स्टेनिंग क्या करेंगे? तो नाम ही लिखे कॉपर, सी और आर, मतलब कि सी से कॉपर, आर से रूबिनिक एसिड और रोडामाइन। ठीक है। ये दोनों के कारण मेनली ये कॉपर का हम स्टेनिंग करते हैं। कॉपर भी है ना 3 जगह मेनली 3 ऑर्गन को अफेक्ट करता है। कहाँ कहाँ ये स्टोर होता है? आई में, लीवर में और ब्रेन में। आई में जो ये स्टोर होता है कहाँ होता है? तो कॉर्निया में। कॉर्निया में मेनली हम 5 लेयर पढ़े थे, उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये स्टोर होता है। और कैसा रिंग फॉर्म करता है? KF रिंग फॉर्म करता है। ठीक है। लीवर में ये एक्युमुलेट होगा तो चिरहोसिस के टाइम में। ब्रेन में
कहाँ एक्युमुलेट होता है? तो बी फॉर ब्रेन और बी फॉर बेसल गैंग्लिया में ये स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर कोई पूछेगा कि ब्लैक पिगमेंट कौन कौन होता है, तो हमने देखा कार्बन, मिलानिन और होमोजेनेसिटिक एसिड। इसमें से सिर्फ मिलानिन ही है जो इंडोजीनस पिगमेंट है, बाकी सब फिजियोलॉजिकल इंडोजीनस पिगमेंट है, बाकी एक्सोजीनस है। ठीक है, इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन में जो अगला है उसको कहते हैं हायालिन चेंजेस। इसमें मेनली जो हायालिन है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरह से एक्युमुलेट होता है। तो इसका अपीयरेंस कैसा होगा? पिंक होमोजीनस अपीयरेंस होगा। तो इंट्रासेलुलर जो एक्युमुलेशन होता है उसमें क्या क्या आता है? मेलोरी अल्कोहलिक हायालिन, रोजेल बोदी जो मेनली देखा जाता है मल्टीपल माइलोमा में, और जिंकल हायालिन चेंजेस। एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है? हायालिन मेम्ब्रेन इन द न्यूबॉर्न, हायालिन अल्थेरोस्क्लेरोसिस, कॉर्पोला माइलेशिया इन प्रोस्टेट, ब्रेन स्पाइनल कोड इन एल्डर, और लंग इन्फ्रैक्ट। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, जो डिपोजिशन होता है ना हायालिन लाइक मटेरियल या इससे एसोसिएटेड स्क्लेरोसिस, वो इम्पोर्टेंट डिजीज होता है जो अफेक्ट करता है किडनी को। ठीक है, अब आते हैं कैल्सिफिकेशन में। एक और सी जो ये जिंकल डिजनरेशन है, ये एक ट्रू नेक्रोसिस है और ये मेनली कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर आता है जो अफेक्ट करता है स्केलेटल मसल को ज़्यादा और थोड़ा मोड़ा कार्डिक मसल को। कब? तो एक्यूट इन्फेक्शन लाइक थायराइड में। ठीक है, रेक्टस और डायफ्राम इसमें मेनली अफेक्टेड होते हैं मसल्स। आगे आते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन पैथोलॉजिक और क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक कैल्सिफिकेशन होता है। पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन कहने का क्या मतलब है कि देखिए, एक तो नॉर्मल हमारे शरीर में होता ही है डिपोजिशन, तो वो ये कैल्सिफिकेशन नहीं है। ये पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एबनॉर्मल टिश्यू का डिपोजिशन होता है कैल्शियम साल्ट के साथ। ठीक है, एबनॉर्मल टिश्यू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट जो या तो इसका एक्सेस हो जाए या कम हो जाए तो इसको हम टॉक्सिक कहते हैं। तो एबनॉर्मल टिश्यू जो होता है कैल्शियम साल्ट का वो डिपोजिट हो जाता है, उसके कारण जो कैल्सिफिकेशन होता है उसको हम पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। सिर्फ ये डिपोजिशन कैल्शियम साल्ट नहीं होता है, इसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और अदर मिनरल साल्ट भी होता है। इसके मेनली दो टाइप हैं, एक है डिस्टोपिक, दूसरा है मेटास्टैटिक। डिस्टोपिक याद रखने का तरीका क्या है? डी से डिस्टोपिक, डी से डेड और डी से डीजनरेटिव, ये दोनों डीजनरेटिव टिश्यू। तो ये मेनली जो डिस्ट्रोफी है वो डेड और डीजनरेटिव टिश्यू में पाया जाता है। मेटास्टैटिस ये मेनली नॉर्मल टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, पहला तो कर लिए कि ये डेड टिश्यू में है और ये लिविंग टिश्यू में है। दूसरा, जो सीरम कैल्शियम है डिस्ट्रोफी में वो नॉर्मल होगा, लेकिन ये जो हमारा मेटास्टैटिस है उसमें जो सीरम कैल्शियम है वो एलिवेटेड होगा। ठीक है, जो डिस्ट्रोफी है वो मेनली देखा जाएगा कहाँ पे? तो जहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है तभी तो ये डेड में देखा जाता है ना। लेकिन मेटास्टैटिस में ऐसा कोई क्लिनिकल डिस्फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रोफी में ऑर्गन डिस्फंक्शन है। डी से डिस्फंक्शन, डी से डिस्ट्रोफी। अब इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल्स आता है? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डिस्ट्रोफी में। डिस्ट्रोफी में आता है कौन कौन सा? तो याद रखिए, रैट, RAT रैट, रियोमैटिक हार्ट डिजीज, कार्डिक valve में मेनली, ए से अथेरोमेटस प्लेक्यू, टी से ट्यूबरकुलर लिम्फ नोड। ठीक है, तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? रात। ठीक है, रात में टी जो है वो ट्यूमर हो जाएगा और ट्यूमर में याद रखना है मोस्ट फॉर PG। एम से मेनिंजियोमा, एम से मेजोथेलियोमा, ओ से क्या हो जाएगा? तो ओवरी में पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है। एस से सैलिवरी ग्लैंड में जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है। टी से थायराइड में जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है। प्रोलैक्टिनोमा और ग्लूकोनोमा ये मेनली देखा जाता है। ठीक है,
उसके बाद ये जो डिस्ट्रोफी है वो डेथ पैरासाइट में, टीवी के समय अल्टेरोमेटस प्लेक्यू में मेनली देखा जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं मोकेनबर्ग स्क्लेरोसिस। इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन आप कहाँ देखेंगे? ब्लड वेसल्स के मिडिल लेयर जिसमें मसल्स पाया जाता है, टुनिका मीडिया में। ठीक है, इसमें क्या होगा? डिजेनरेटिव कंडीशन में मेनली कैल्शियम पाया जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं मोकेनबर्ग स्क्लेरोसिस। ठीक है, अब आते हैं मेटास्टैटिस में। मेटास्टैटिस कहाँ कहाँ देखा जाएगा? तो हाइपर पाराथायराइडिज्म, रीनल फेल्योर, विटामिन डी इंटॉक्सिफिकेशन, सार्कोइडोसिस, मिल्क अल्कली सिंड्रोम, मल्टीपल माइलोमा, मेटास्टैटिस ट्यूमर टू बोन। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पूछेगा कि ये कहाँ पे पाया जाता है तो मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन है वो है लंग, उसके बाद किडनी, स्टोमक, सिस्टेमिक आर्टरी, परमोली वेन, ये सब में ये मेनली पाया जाता है। ठीक है, जो लंग है ना वो कॉमन साइट होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का। हाइपरकैल्सीमिया नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, बट इसको एटीन्यूएट डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब रीपरफ्यूजन पढ़ाने के पहले कुछ एक निमोनिक्स पढ़ लेते हैं। मेनली एक होगा ना कि आपको इस तरह का डिपोजिशन मिलेगा, कंसेंट्रिक लैमिनेटेड मिलेगा, जिसको अगर ट्यूमर में पढ़े तो ये सोमा बोदिज प्रेजेंट होता है। अब ये सोमा बोदिज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इसका नाम में ही इसका निमोनिक्स है। क्या है? PSAMMOM। सोमा बोदिज है ना, पी से हो जाता है पेपिलरी कैंसरस कार्सिनोमा। ये कहाँ कहाँ होता है? थायराइड में, इंडोमेट्रियम में, ओवरी में और किडनी में, जो आप यहाँ पर मेनली देखें। ठीक है, जैसे कि पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, तो ये इस तरह का ये पाया जाता है। अब एस से क्या होता है? एस से होता है क्या? तो सीरस सिस्टा एडिनो कार्सिनोमा ओवरी। एम से होता है मेंजियोमा। याद रखिएगा, ये जो सोमा बोदिज हैं ये जो तीनों PSM में दिखा। ठीक है, PSM कहने का क्या मतलब है? P से पैसिलरी कार्सिनोमा थायराइड, S से सीरस सिस्ट एडिनोमा कार्सिनोमा ओवरी, M से मेनिंजियोमा। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक होता है किसका? स्पेरूल्स कैल्सिफिकेशन का। ठीक है, इसको हम कैल्कोस्पिराइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोस्पिराइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सोमा बोदिज है ना वो पाप स्मीयर में भी दिखता है। तो पाप स्मीयर में कैसे दिखेगा? तो PA तो इसको पेपिलरी कैंसर थायराइड, फिर P तो पिट्यूटरी एडिनोमा, फिर SMER S से सीरस सिस्टोडोमा ओवरी, ME मेंजियोमा, A एपेंडिकुलर कार्सिनोमा, R रीनल सेल कार्सिनोमा। तो इसका दो निमोनिक्स है, एक तो पाप स्मीयर, एक PSM। ठीक है, अब चलिए रिव्यू कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कैल्सिफिकेशन के बारे में। तो दो तरह का कैल्सिफिकेशन होता है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रोफी डी फॉर डेड या डिजेनरेटिव टिश्यू में देखने को मिलता है। मेटास्टैटिस मेनली लिविंग टिश्यू में देखने को मिलता है। डिस्ट्रोफी में सीरम कैल्शियम नॉर्मल होता है, मेटास्टैटिस में सीरम कैल्शियम बढ़ा हुआ होता है। कैल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या था? टीवी इन द लिम्फ नोड, कार्डिक वाल्व, अल्थेरोस्क्लेरोसिस और ट्यूमर में कौन सा? तो ट्यूमर में मेनली ये सोमाज बोदिज प्रेजेंट होता है। और याद रखने का तरीका MOST M से मेंजियोमा, O से पेपिलरी कैंसर ऑफ ओवरी, S से पेपिलरी कैंसर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, T से पेपिलरी कैंसर ऑफ थायराइड। मेटास्टैटिस मेनली हाइपर पाराथायराइडिज्म में पाया जाता है। ये होता क्यों है? तो पाराथायराइड एडिनोमा जो मोस्ट कॉमन होता है प्राइमरी हाइपर पाराथायराइडिज्म का, क्रोनिक रीनल फेल्योर जो सेकेंडरी हाइपरपाराथायराइडिज्म में देखा गया है, विटामिन डी के इंटॉक्सिफिकेशन के कारण भी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और भी क्या होता है? तो मेनली ये मिल्क अल्कलाई सिंड्रोम या कैंसर के कारण मेनली देखने को मिलता है। ठीक है,
अगला जो ये कैल्शियम है ना, ये डिपोजिट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, एक्सेप्ट रीनल सेल। यहाँ पे कहाँ पे होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, जो कैल्शियम है ना वो डिपोजिट होता है कहाँ कहाँ पे, लंग में, गैस्ट्रिक मुकोसा, किडनी, सिस्टमेटिक आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ये जो लंग है ना, लंग मेनली मेटास्टैटिक के लिए मोस्ट कॉमन ऑर्गन होता है। कैल्शियम डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है पैराथायराइड